हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यमार्ग फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 9 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसमें से 2 क्वेश्चन इसके पहले के वीडियोस में हो चुके हैं। आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला दिया हुआ है गिव रीजन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। गिव रीजन, आपको यहाँ पे कारण बताना है। ठीक है, तो पहला नंबर पे क्या क्वेश्चन पूछा है कि एक गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल्स इन विच इट इज केप्ट, यानी कि किसी गैस को जब किसी बर्तन में रखते हैं, ठीक है, जैसे ही गैस को यहाँ पे छोड़ते हैं वैसे ही ये गैस पूरा कंप्लीटली इस कंटेनर को फिल कर देता है। इसके पीछे का कारण क्या है ये आपको बताना है। तो रीजन क्या है इसमें? रीजन बहुत इजी है, वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स बहुत तेजी से एक दूसरे से दूर भागते हैं और पूरे कमरे में या पूरे बर्तन में जाकर के वो फैल जाते हैं। ठीक है, और साथ में क्योंकि इनके बीच में, इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसीलिए गैसेस ऑक्यूपाई मैक्सिमम स्पेस। गैसेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्पेस कंटेन करते हैं, यानी कि जिस बर्तन में वो रखे जाते हैं पूरा का पूरा जगह वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर के पूरा एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक पूरा फैल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इनके जो पार्टिकल्स हैं, इनके इनके पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये पूरा फैल जाते हैं। ठीक है, तो क्या रीजन है इसका? एक गैस फिल्स कंप्लीटली, एक गैस जो है वो पूरी तरीके से भर देता है द वेसल। वेसल मीन्स बर्तन, तो बर्तन को पूरी तरीके से फिल कर देता है जिसमें ये रखा जाता है। ठीक है, तो रीजन है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरे नंबर पे मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तीसरे नंबर पे हाई काइनेटिक एनर्जी इनके पास होती है। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्वेश्चन है, एक गैस एक्सर्ट, गैस लगाता है प्रेशर। ठीक है, किस पे? ऑन मतलब पर, तो किस पर? वॉल यानी दीवार पर। ठीक है, किसके दीवार पे? कंटेनर के। तो जिस बर्तन में गैसेस रखे जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बर्तन है, इस बर्तन में गैस को रखा गया है, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, ये इसमें क्या है कि ये बहुत तेजी से मूव करते हैं। जैसा कि पहले के रीजन में आपने देखा कि इनके पार्टिकल्स में हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। तो ये आपस में टकराते रहते हैं, आपस में टकराने के बाद फिर ये दूर भागते हैं। तो जो बर्तन है उसका जो कंटेनर है, कंटेनर का जो वॉल है यानी कि दीवार, तो ये दीवालों में भी टक्कर मारते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये टक्कर मारते रहते हैं। तो पर यूनिट एरिया पे जो ये फोर्स अप्लाई करते हैं उसी को प्रेशर कहा जाता है। यानी कि ये जो रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं पार्टिकल्स, रैंडम मूवमेंट करते हुए ये आपस में टकराते हैं, दीवार के मतलब कि कंटेनर बर्तन के दीवालों पर टकराते हैं और उस पर प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, तो फोर्स ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, यानी कि एक यूनिट एरिया पे जो परपेंडिकुलर फोर्स आप लगाते हैं उसी को प्रेशर कहा जाता है। हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो गैसेस पार्टिकल हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, पहला तो यही है कि इनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, जब भी गैस बोला जा रहा है तो आप एक ऐसे कमरे को इमेजिन करिए जिसमें मॉर्टिन जला हुआ था और कमरे दरवाजा वगैरह सब बंद करके आपने रखा हुआ था। तो आप जब दरवाजे को खोलेंगे तो आप पूरा धुआं धुआं उसमें देखेंगे। ठीक है, तो आप उसी धुएं को इमेजिन कर लीजिए। वो धुएं का जो पार्टिकल है वो हमेशा आप उसको हल्का सा हिलाएंगे तो देखिए पार्टिकल बहुत तेजी से भागते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं इसलिए वो इनविजिबल होते हैं। और वो जो धुआं आपको मॉर्टिन का दिख रहा था वो धुआं इसलिए दिखता है क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत नजदीक होते हैं। थोड़ा स्पेस दे दीजिए तो वो और दूर दूर चले जाएंगे, वो भी नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पर यूनिट एरिया पे प्रेशर लगता है। रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का रैंडम मूवमेंट होता है, यानी कि ये बहुत तेजी से मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, हिट ईच अदर, ये एक दूसरे को तो टक्कर मारते ही हैं जैसा कि इसमें दिखाया गया है। तो एक दूसरे को तो टक्कर मारते ही हैं, साथ में ही वॉल ऑफ कंटेनर यानी कि जो दीवार है, जो बर्तन का दीवार है उस पे भी ये टक्कर लगाते रहते हैं, मतलब फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है। ठीक है, यहाँ पूछा ही है कि ये प्रेशर दीवार पे कैसे एक्सर्ट होता है, तो ड्यू टू द रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, यही एग्जैक्ट इसका आंसर हुआ। ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू फोर्स। ठीक है, तो प्रेशर क्यों एक्सर्ट होता है? ड्यू टू फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, यानी कि कंटेनर के वॉल पे पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाई होता है जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है।
ठीक है। तो क्वेश्चन भी यही है कि गैस जो है अपने जिस बर्तन में वो रखे जाते हैं उसके दीवार पे प्रेशर क्यों लगाता है, तो इसका जवाब है मूवमेंट। ठीक है, रैंडम मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल पॉसेस हाई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट गैस एक्सर्ट प्रेशर, गैस अप्लाई फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर यहाँ पे अप्लाई होता है, प्रेशर अप्लाई होता है तो यहाँ पे ये सब। ठीक है, तो ये बी नंबर का हो गया। इसके बाद आते हैं सी नंबर पे। एक फिर से दिया हुआ है कि इसका भी रीजन बताइए कि ए वुडन टेबल। अब आप वुडन टेबल देख लीजिए जिसपे आप बैठे हुए हैं, है ना। तो वुडन टेबल है, लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी का नहीं बना हुआ है तो लकड़ी का टेबल चेयर ये सब कुछ तो देखा ही होगा ऐसा कुछ। तो इमेजिन कर लीजिए कि वुडन टेबल जो है इसको हम सॉलिड कहते हैं। वुडन टेबल को क्या कहते हैं, सॉलिड। तो वुडन टेबल को सॉलिड क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। तो सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है इसके पहले के वीडियोज में हम लोगों ने देखा, तो आइए इसमें भी देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, किसी भी चीज के एक्सप्लेनेशन के लिए आप उसके पार्टिकल्स को ही एक्सप्लेन करेंगे कि उसका पार्टिकल कैसे है, बहुत नजदीक है, दूर है या बहुत दूर है। ठीक है, तो वुडन टेबल की अगर हम बात करें और सॉलिड की बात करें, तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो टेबल के पार्टिकल के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में। इसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, लकड़ी को दबाते हैं तो वो उसके पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि वो धंस जाता है बिल्कुल। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो बहुत ही कम होते हैं यहाँ पे। ठीक है, और शेप की बात करें तो सॉलिड के पास डेफिनिट शेप होता है जो कि टेबल में है, और वॉल्यूम की बात करें तो डेफिनिट वॉल्यूम भी है, यानी कि वुडन टेबल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम है, डेफिनिट शेप है, डेफिनिट वॉल्यूम है। ठीक है, तो शेप, वॉल्यूम और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ये सब चीजें टेबल में, टेबल की प्रॉपर्टी निकल करके आती हैं, और यही सॉलिड की प्रॉपर्टी है, यानी कि टेबल भी सॉलिड है, यही उसका रीजन हुआ। नेक्स्ट नंबर पे, वी कैन इजिली मूव आवर हैंड। वी कैन इजिली मूव आवर हैंड, हम अपने हाथों को आसानी से मूव कर सकते हैं। कहाँ पे, इन एयर, तो हवा में हम अपने हाथों को आसानी से मूव कर सकते हैं। ठीक है, बट टू डू द सेम थ्रू, यानी कि अपने हाथों को अगर हमें मूव करवाना है एक सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड से, लकड़ी का एक टुकड़ा है बड़ा सा, उसके बीच में से आप अपने हाथों को मूव करवाने की कोशिश अगर हम करते हैं, ठीक है, तो वी नीड ए कराटे एक्सपर्ट। तो आपको कराटे एक्सपर्ट होना चाहिए। तो कराटे एक्सपर्ट क्या करते हैं, उस लकड़ी के ब्लॉक को तोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस होती है अपनी। तो यहाँ पे हम हवा में तो आसानी से अपने हाथों को मूव कर लेते हैं, लेकिन जो वुडन ब्लॉक है उसमें से अगर अपने हाथ को आपको मूव करवाना है तो नहीं कर सकते, बड़ा ही मुश्किल होता है। इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का कारण फिर से वही है कि पार्टिकल्स। ठीक है, तो जितना भी एक्सप्लेनेशन है सारी चीजें बस एक ही चीज पे आ रही हैं कि जो एटम्स हैं, यानी कोई भी चीज जिसका बना हुआ है, जो मैटर है वो एटम का बना हुआ है, तो एटम की पोजीशनिंग क्या है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्पेस कितना है, वो मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसी को बस बताना है, यही रीजन बन जाता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कि रीजन क्या निकल करके आता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एयर पार्टिकल्स। ठीक है, अब अगर हम एयर पार्टिकल की बात करें, अब क्योंकि एयर में से आपको अपने हाथों को मूव करवाना है जिसमें हम आसानी से मूव कर सकते हैं, तो एयर पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, लगभग नेग्लिजिबल होता है, यानी कि न के बराबर होता है। ठीक है, नेग्लिजिबल होता है, लगभग जीरो के बराबर होता है। तो सफिशियंट स्पेस भी होता है एयर पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स के बीच में सफिशियंट स्पेस है। सफिशियंट स्पेस का मतलब होता है कि उनके बीच में काफी जगह होती है, तो हम आसानी से उन जगहों में एयर पार्टिकल को मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आवर हैंड इजिली डिस्प्लेस एयर मॉलिक्यूल, हमारा जो हाथ है वो एयर मॉलिक्यूल को बड़ी ही आसानी से डिस्प्लेस कर सकता है, वो भी बहुत कम फोर्स लगा करके।
ठीक है, तो क्या आंसर लिखेंगे इसका कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एयर पार्टिकल इज नेग्लिजिबल, सफिशिएंट स्पेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल एंड आवर हैंड इजीली डिस्प्लेस एयर मॉलिक्यूल बाय अप्लाइंग लेस फोर्स, यानी कि कम फोर्स लगा करके आप एयर पार्टिकल को मूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वहीं हम सॉलिड ब्लॉक के बारे में बात करें, अभी फिर से वही लकड़ी का टुकड़ा इमेजिन करिए। तो लकड़ी का टुकड़ा आपके पास है, लकड़ी के टुकड़े में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, यानी कि वो मूव नहीं कर सकते। ठीक है, दे आर नॉट फ्री टू मूव, तो वो मूव नहीं कर सकते, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, और लीस्ट स्पेस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत कम स्पेस है। ठीक है, तो इसीलिए अपने हाथ को अगर आप मूव करवाना चाहते हैं उस वुडन ब्लॉक से, तो वो मूव नहीं होगा। उसके लिए आपको एक कराटे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, जो क्या करता है, वो एक सुटेबल फोर्स लगाता है, एक सुटेबल फोर्स लगाता है इन ए प्रॉपर डायरेक्शन। ठीक है, जब तक कि एक सुटेबल फोर्स प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है, तब तक आप वुडन ब्लॉक में से अपने हाथों को मूव नहीं कर सकते। ठीक है, और वैसे मूव कहाँ करते हैं, वो तो टूट जाता है ना, टूटने के बाद उसके बीच में स्पेस बन जाता है। कराटे एक्सपर्ट भी क्या करेगा, वुडन ब्लॉक को तोड़ेगा ही तो, ऐसा तो है नहीं कि वुड के बीच में से वो ऐसे हाथ लेकर के चला जाएगा। ये चीज हम वुडन ब्लॉक में नहीं कर सकते, जबकि एयर में आसानी से हम मूव कर सकते हैं और अपने हाथों को मूव कर सकते हैं, खुद मूव हो सकते हैं, क्योंकि एयर, हम देखिए एयर के ओशियन में हम लोग रहते हैं, यानी कि हमारे आसपास जो है वो पूरा एयर है। अगर आप इमेजिन करिए कि जैसे कि पानी में आप चले जाते हैं, चारों तरफ सिर्फ वाटर ही वाटर, पानी ही पानी हो जाता है, वैसे ही जब हम यहाँ स्पेस में इस तरीके से आप खड़े हुए हैं, ठीक है, तो हमारे चारों तरफ इस समय जो है अर्थ के सरफेस के पास जो है पूरा एयर पार्टिकल्स हमको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ठीक है, तो क्योंकि उसकी हैबिट हमारी बॉडी को पड़ चुकी है स्टार्टिंग से ही, तो इसीलिए वो हमें फील नहीं होता है। नहीं तो कोई दूसरी चीज, जैसे कि हम अगर स्पेस में जाते हैं, तो क्योंकि हम लोग एयर प्रेशर में जो 76 सेंटीमीटर एच जी एयर प्रेशर है, उसमें रहने के हम लोग हैबिचुअल हो चुके हैं। इसीलिए हम लोग जब स्पेस में जाते हैं, यानी कोई एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में जाता है, तो वहां पे सरवाइव करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां की ग्रेविटी कम होती है। जैसे कि मून की बात करें तो मून की ग्रेविटी कम होती है, या किसी दूसरे प्लेनेट पे जाएं जहाँ की ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो, तो भी हमें वहां पे सरवाइव करने में दिक्कत होगी, क्योंकि हम एक अप्रोक्सीमेट जो एयर प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसमें रहने के हैबिचुअल हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एयर के ओशियन में रहते हैं, बस इतना जानते रहिए। तो एयर के ओशियन में जो एयर पार्टिकल है उसको हम आसानी से मूव कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम उसमें आसानी से चल सकते हैं, अपने हाथों को मूव कर सकते हैं, पैर को मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मूवमेंट ऑफ हैंड थ्रू इन एब्सेंस ऑफ सुटेबल फोर्स इन प्रॉपर डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें रीजन कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एयर पार्टिकल इज नेग्लिजिबल, सफिशिएंट स्पेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, और आवर हैंड easily displace air molecule by applying less force, but in solid block of wood molecules are closely packed due to strong attraction force and least space between molecules के बीच में बहुत कम स्पेस होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। आई होप कि आप इसको याद कर लेंगे, याद हो गया होगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इस क्वेश्चन में ये कई बार पूछा जाता है आपसे। ठीक है, कि लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी, लिक्विड की जो डेंसिटी है वो लोअर है, कम है, देन सॉलिड। लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड से कम होती है, ऑफ कोर्स बहुत ही कम होती है। ठीक है, लेकिन बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर। लेकिन हमने ये जरूर देखा है कि जो बर्फ है, जो आइस है, ये सॉलिड फॉर्म होता है। ठीक है, तो सॉलिड फॉर्म होता है, लेकिन ये तैरता है पानी पर। तो बर्फ पानी पर क्यों तैरता है, ये एक क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
ये पूछा जाता है तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि बात तो सही है कि आइस जो है वो सॉलिड है, सॉलिड होते हुए भी वो वाटर के सरफेस पे, जबकि वाटर की डेंसिटी कम होती है, उसके सरफेस पे वो तैर रहा है, सॉलिड लिक्विड पर तैर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो इसके पीछे का कारण है, सबसे पहले हम फैक्ट जानते हैं। तो फैक्ट क्या है? ये तो फैक्ट है बिल्कुल कि लिक्विड कोई भी हो, लिक्विड है लोअर डेंसिटी देन सॉलिड। तो लिक्विड की लोअर डेंसिटी होती है सॉलिड से, ठीक है। तो लेकिन आइस के केस में ऐसा नहीं है। सबसे पहले ये फिगर देखिए, इस फिगर में यहाँ पे वाटर है, वाटर के पार्टिकल्स को जरा ध्यान से इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, ऐसा फिगर यहाँ बनाया गया है। तो वाटर के पार्टिकल्स जो हैं इनके बीच में जो जगह है वो बड़ा ही कम है, यानी कि वैकेंट स्पेस जो है वाटर के पार्टिकल के बीच में बहुत कम है। और जो सॉलिड है, अब यहाँ पे सॉलिड ब्लॉक एक आइस का बनाया हुआ है, तो इसमें जो पार्टिकल्स लगे हुए हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देख पाए, तो ये जो पार्टिकल्स यहाँ पे बने हुए हैं, ये पार्टिकल्स के बीच में काफी जगह दिख रही है। ठीक है, इसको अगर कुछ ऐसा फिगर बनाएं तो हर एक कोने पर एक पार्टिकल यहाँ पे लगा हुआ है। तो पार्टिकल लगा होने के बाद इनके बीच में ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं, इसको वैकेंट स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो जब ये वैकेंट स्पेस यहाँ पे हो जाता है, पार्टिकल्स दूर दूर हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग बन जाती है, लेकिन बीच बीच में जो जगह बच जाती है उसको वैकेंट स्पेस कह देते हैं। यही वो रीजन है जो आइस को बर्फ पर तैरने के लिए मजबूर कर देता है। ठीक है, यानी कि जब वाटर वाटर आइस के फॉर्म में आता है तो वो सॉलिड फॉर्म होता है। तो सॉलिड फॉर्म देखने पे लगता है, लेकिन डेंसिटी के तौर पे अगर हम देखें तो आइस की जो डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी से कम हो जाती है, क्योंकि आइस के पार्टिकल्स के बीच में वैकेंट स्पेस पाए जाते हैं। और ये जो वैकेंट स्पेस होते हैं, यही वैकेंट स्पेस की वजह से वहां पे जो आइस है वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करने लगता है। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरीके से राइट करेंगे कि देयर आर वैकेंट स्पेस। क्या होता है बाबू? वैकेंट स्पेस कहाँ होता है? बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में वैकेंट स्पेस। वैकेंट का मतलब क्या है? वैकेंट का मतलब है खाली। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में खाली जगह होता है जब वो आपस में आइस के फॉर्म में आते हैं। when they linked in ice, यहाँ पे दे किसके लिए यूज हुआ है? दे यूज हुआ है मॉलिक्यूल्स के लिए। यानी कि मॉलिक्यूल्स जब आइस के फॉर्म में आते हैं तो उनके बीच में वैकेंट स्पेस होता है। ठीक है, द नंबर ऑफ वैकेंट स्पेस इज कंपेरेटिवली लेस इन वाटर इन लिक्विड फॉर्म देन सॉलिड फॉर्म। कंपेरेटिवली का मतलब होता है तुलना करना। अब अगर हम तुलना करें तो वाटर जब लिक्विड फॉर्म में है तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में वैकेंट स्पेस बहुत कम होता है, लेकिन जब वो आइस के फॉर्म में आते हैं तो मॉलिक्यूल्स जब आइस के फॉर्म में लिंक होते हैं तो उनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में वैकेंट स्पेस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम हो जाती है और आइस वाटर सरफेस पे तैरने लगता है, मूव करने लगता है। तो बीइंग मोर पोरस, पोरस मतलब छेद। ठीक है, तो बहुत सारे छेद होते हैं आइस में। तो बीइंग मोर पोरस देन वाटर, वाटर से ज्यादा पोरस होता है आइस। आइस इज लाइटर देन वाटर, तो आइस जो है वो वाटर से हल्का हो जाता है एंड फ्लोट्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, और वाटर के सरफेस पे वो तैरने लगता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि बीच में जगह जगह पे वैकेंट स्पेस की वजह से आइस वाटर पे तैरता है। एक वर्ड में इसका आंसर अगर बताया जाए कि जैसे इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दिया गया कि लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड, बट यू मस्ट ऑब्जर्व दैट आइस इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, वो सॉलिड के फॉर्म में, फ्लोट्स ऑन वाटर, वो वाटर पे तैरता है। फाइंड आउट व्हाई, तो पता करिए कि ये क्यों ऐसा होता है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो बस
एक वर्ड में अगर इसको याद करें तो ये है वैकेंट स्पेस। वैकेंट स्पेस, ठीक है, बस यही इतना उत्तर हो गया कि वैकेंट स्पेस होता है आइस के पार्टिकल्स के बीच में। इसी वजह से आइस वाटर पर तैरता है, ठीक है। बाकी ये लिखने का अपना सिस्टम है, आप इसको एग्जाम में अगर ऐसा पूछा जा रहा है तो आप इसको राइट कर सकते हैं। तो देयर आर वैकेंट स्पेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स व्हेन दे लिंक्ड इन आइस। द नंबर ऑफ स्पेस इज कंपैरेटिवली लेस इन वाटर in liquid form than solid form. Being more porous than water, ice is lighter than water and float over the surface of water. ठीक है, तो ये चीज आप बता सकते हैं, ये फिगर भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, रेंडमली टीचर भी पूछ लेते हैं, तो आप इसको आप आसानी से बता सकते हैं, वैकेंट स्पेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। अब यहाँ पे कुछ टेम्परेचर दिया हुआ है, जैसे कि पहला दिया है 300 केल्विन और दूसरा दिया हुआ है 573 केल्विन, ठीक है। अब इतना दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है कि इसको डिग्री सेल्सियस में बदलिए। तो दो बातें यहाँ पे आई, एक है केल्विन और डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच में जो रिलेशन होता है वो एक फार्मूला के तहत है। क्या है वो? कि टेम्परेचर इन केल्विन, इसका आंसर यहाँ आप लिखते हैं कि टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टी डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है, प्लस 273। ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो गया, ये एक रिलेशन है, यहाँ पे ये फार्मूला हो गया। यही फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे केल्विन में टेम्परेचर दे रखा है, केल्विन में टेम्परेचर दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर आपसे पूछा है। तो जहां पे के लिखा है केल्विन, तो यहाँ पे टी के की जगह पे हम केल्विन की वैल्यू रख देते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन में, तो जहां पे टी के लिखा है वहां पे हम 300 के लिख देंगे, इज इक्वल टू टी डिग्री सेल्सियस प्लस 273, कुछ ऐसा हो गया, 273 केल्विन। ये इधर आता है, तो 300 माइनस 273 इज इक्वल टू टी डिग्री सेल्सियस। तो टी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो टी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू निकल करके आती है, टी डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 300 में से 273 अगर माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा? 300 में से 273, चलिए माइनस करते हैं। 10 में से 3, देखिए अब हमने तो ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग माइनस भी नहीं कर पाते, तो आप इसको देख लीजिए, माइनस भी कर दे रहे हैं यहाँ पे। 10 में से 3 जाता है, 10 कहाँ से आया यहाँ पे? ये इधर इस तरीके से यहाँ पे इससे उधार मांगने आता है, ये इससे उधार मांगने आता है, तो इसके पास ये अपना टेंस के फॉर्म में ये 1 दे देता है, तो यहाँ पे 10 हो जाता है। फिर ये अपना एक इधर दे देता है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। तो 10 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7। 9 में से 2 माइनस कर 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो कितना आ गया बाबू? 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस में आंसर कितना आ जाता है? 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, अब इसी तरीके से बी वाला है, आप इसको बड़ी ही आसानी से लगा सकते हैं। फार्मूला क्या लिखेंगे? फार्मूला वही फिर से चलिए लिख लेते हैं, जिससे कि याद हो जाए। तो T यानी कि टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, फिर ये टी केल्विन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो केल्विन वहां पे दिया है 573, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 573 केल्विन इज इक्वल टू टी डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। तो अब इसको इधर ले जाकर के माइनस करते हैं, 573 माइनस 273 इज इक्वल टू टी डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 573 में से 273 केल्विन माइनस कर देते हैं, तो ये यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में आंसर आ जाता है। तो देखते हैं कितना आता है। 573 लिखेंगे और 273 कितना आ जाएगा? 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, 7 में से 7 माइनस करेंगे 0, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये फार्मूला याद करना है कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए ये फार्मूला है टी केल्विन इक्वल टू टी डिग्री सेल्सियस प्लस 273,
ठीक है। अब इसके बीच में रिलेशन, अभी फॉरेनहाइट भी है तो इसके बीच में रिलेशन आपको बताया जाएगा, बताया क्या होगा इसमें, जो इसके पहले के वीडियोस बनाए गए हैं तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आएंगी, तो समझ में आई होंगी। तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पे हम 9th के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, उसके बाद 10th के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, और बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कंसेप्चुअल चीजें, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। धीरे धीरे करके इन सब चीजों को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए। तब तक के लिए थैंक यू।